हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। दोस्तों, अगर एग्जामिनर आपको कभी भी कहे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बारे में, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। इसके लिए नॉन कंडक्टिंग, और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर है उस कंडीशन में क्या होता है, और हमारा जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस कंडीशन में क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है, वो सॉलिड स्फीयर अगर हमारा कंडक्टिंग हो यानी चालक हो, क्या हो, कंडक्टिंग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसको आप जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जब सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ये सॉलिड स्फीयर है वो एक स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। तो जिस तरह से किसी स्फेरिकल सेल के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम इसे सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। परंतु जब हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, तो उस कंडीशन में आप इसको जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसका जो ये पूरा वॉल्यूम है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली होगा, तो जिसके कारण हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा, है ना। एग्जाम में हमसे तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कोई भी पॉइंट है हमारे सॉलिड स्फीयर के आउटर साइड हो, उस कंडीशन में इस पी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो पॉइंट है यानी जो पी पॉइंट आप मान रहे हो वो इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर है, उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। एंड थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो पी पॉइंट है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है, तो जब इनसाइड होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो वन बाई वन हम इन तीनों कंडीशन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें दी गई है r, और इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारा q। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो मान लेते हैं इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से हमारा जो पॉइंट P है उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है ना। अब हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या रिलेशन होता है ना। ये रिलेशन हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में देखा है। अब दोस्तों, इस इंटीग्रेशन के अंदर हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो आप कहेंगे भाई हमारा जो चार्ज है वो स्टार्टिंग में कहाँ था, इनफाइनाइट पर था। हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को इस पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आप कहेंगे इनफाइनाइट से आर तक हो रहा है ना। अब जरा मुझे बताइए हमारा जो इनफाइनाइट है उस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 0 है। और हमारा जो पी पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो आप कहेंगे मान लेते हैं v के बराबर है। तो जरा बोथ साइड हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा जो लेफ्ट साइड है वहां तो वैल्यू आ जाएगी v, एंड राइट साइड क्या होगा। राइट साइड देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म के अंदर है। तो दोस्तों, इस पी पॉइंट पर हमारी इस सॉलिड स्फीयर के कारण जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, है ना। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो डी आर है उसकी भी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के बराबर होगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, यानी कि हम इनफाइनाइट से आर तक लेके जाएं, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ई डी आर कोस थीटा लिख सकते हो, है ना। और यहाँ कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, कोस 0 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो आप इसे ई डी आर के बराबर लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर इस पी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के कारण किसी आउटर साइड किसी पी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, v इक्वल्स टू माइनस के
क्यू और इंटीग्रेशन के अंदर अपना आ जाएगा, देखिए 1/r² है तो मैं इसको लिख देता हूँ r⁻², साथ में dr। ठीक है, अभी आपको देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x⁻n का dx के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, x⁻n+1/n+1 के बराबर। और यहाँ n की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे -2 के बराबर है। तो जरा रखिए, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, x⁻²+1/-2+1। तो फाइनली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे यहाँ वैल्यू अपनी बराबर आ जाएगी -1/x। और यहाँ क्या है, अपना x की जगह r है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी -kq। और यहाँ पर वैल्यू अपनी आ गई -1/r, और लिमिट अपनी वेरी कर रही है इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, अब जरा इसमें लिमिट पुट कीजिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे -1/r, और इनफाइनाइट को रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, V = kq/r। यानी कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होती है kq/r। एक चीज और देखिए, जब हमारा पॉइंट P इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड होगा तो उस कंडीशन के अंदर इस r की वैल्यू है इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस से ज्यादा होगी, है ना। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हमारा जो पॉइंट P है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर मौजूद हो। दोस्तों इस सेकंड कंडीशन के अंदर जब हमारा जो पॉइंट P है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर मौजूद होगा, तो इस कंडीशन के लिए आप क्या कहेंगे कि हमारा जो r है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो यूनिट चार्ज है उसको आप इनफाइनाइट से इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक ला रहे हो ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आप कहेंगे इसकी वैल्यू वेरी करेगी हमारा इनफाइनाइट से r तक वेरी करेगी, है ना। दोस्तों जब हमारा पॉइंट P इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर होगा तो उस कंडीशन में भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और हमारा जो r है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप कहेंगे थीटा = 0 डिग्री बन रहा है। तो जब आप इसको ऊपर वाले तरीके से सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, kq/r के बराबर। यानी कि पॉइंट P इस सॉलिड स्फीयर के आउटर सरफेस पर होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू kq/r के बराबर होगी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं अगर हमारा जो पॉइंट P है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो। तो दोस्तों जब पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के इनसाइड होगा तो उस कंडीशन के लिए आप क्या कहेंगे कि हमारा जो r है उसकी वैल्यू लेस देन होगी हमारे सॉलिड स्फीयर की रेडियस से, होगी ना। अब इस P पॉइंट तक आप किसी यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हो, कहाँ से, इनफाइनाइट से। तो क्या ये यूनिट चार्ज है वो डायरेक्टली यहाँ तक आ जाएगा, आप कहेंगे यहाँ डायरेक्टली नहीं आएगा। पहले हम इस यूनिट चार्ज को इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक लेकर आएंगे, और जब एक बार यहाँ सरफेस तक आ जाएगा तो सरफेस से हम यहाँ इनसाइड किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ हमारे द्वारा दो प्रकार से वर्क किया जा रहा है। पहले तो हमारे इस यूनिट चार्ज को सरफेस तक लाने में वर्क डन हो रहा है ना, और फिर सरफेस से इनसाइड किसी पॉइंट तक लेके जाने में वर्क हो रहा है। तो हमारा जो नेट जो वर्क डन हो रहा है ये दो पार्ट्स में है, एक तो हमारा जो आउटसाइड में किया जाने वाला वर्क डन है और एक इसके इनसाइड वर्क डन है। ठीक है, अब आप इसे कुछ इस तरह से समझिए। दोस्तों जो वर्क हम दो प्रकार से कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो भी दो प्रकार से लगेगा। हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती है, हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अलग होती है। तो आउटसाइड के लिए तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होती है kq/r² के बराबर, जबकि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आती है kq/r⁴। और यहाँ पर स्मॉल r वो क्या दिखा रहा है, स्मॉल r दिखा रहा है कि हमारा जो पॉइंट P है इसकी हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से दूरी कितनी है। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम वही इक्वेशन लिखते हैं, हमारा E⁻⋅dr। अब यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो आप कहेंगे हमारा जो ये यूनिट चार्ज है हम इसको इनफाइनाइट से इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है,
और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पर 0 होगा, और इस पी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान लेते हैं v के बराबर है ना। अब हम यहाँ डायरेक्ट तो लेके नहीं जा रहे, यहाँ हम इसको दो पार्ट्स में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ जो राइट साइड में हमारा इंटीग्रेशन है इसको हम टू पार्ट्स में लिखेंगे। सबसे पहले है तो हम इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक लेके जा रहे हैं। फिर हम लेके जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर के सरफेस से इनसाइड किसी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, है ना। साथ में हम लगाएंगे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, ये आउटसाइड वाला है। साथ में आएगा अपना डी आर वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे जो कि इसके इनसाइड लगता है, और साथ में आएगा अपना डी आर। अगर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो चाहे पॉइंट हमारा आउटसाइड हो या इनसाइड हो, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही रहती है ना। और हमारा जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी जो अपना ई वेक्टर है उसी के सिमिलर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा जो एंगल थीटा है उसको हमेशा 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम वेक्टर हटाकर कोस थीटा लिखेंगे, और कोस थीटा में जब थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री रखोगे तो हमारा जो कोस थीटा की जगह आप क्या रखोगे, 1 रख सकते हो, है ना, क्योंकि कोस 0 1 के बराबर होता है। तो आप इसे फाइनली ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो अपना माइनस साइन है तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रखेंगे, तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में तो अपना आ गया v इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, इनफाइनाइट से r तक करेगी। आउटसाइड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, आप कहेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। साथ में आएगा अपना डी आर, ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ लिमिट वेरी करेगी r से r तक। और इनसाइड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, आप कहेंगे के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, साथ में आएगा अपना डी आर। दोस्तों यहाँ जो कांस्टेंट है इसको तो हम बाहर ले आते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो अपना v है इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ देखिए के क्यू तो अपना बाहर आ गया, और यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इनफाइनाइट से r के लिए, r की पावर -2 डी आर। यहाँ अपनी वैल्यू आएगी के क्यू तो बाहर आ जाएगा, आर क्यू भी बाहर आ जाएगा। यहाँ अपना इंटीग्रेशन है कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो देखिए r की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है -1/r, लिमिट हमारी जा रही है इनफाइनाइट से r के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ जाएगी r²/2, और यहाँ अपनी लिमिट वेरी कर रही है r से r के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी -kq, और यहाँ लिमिट पुट करोगे तो r के पास में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आ जाएगा कैपिटल R, ठीक है, माइनस यहाँ आएगा अपना के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और यहाँ अपने पास में आएगा r² माइनस r²। अब दोस्तों इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो के क्यू अपॉन r है ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2r², यहाँ क्या आएगा अपना r² माइनस r², ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ देखिए अपना आ गया के क्यू अपॉन r, नीचे अपना क्या आएगा 2r², ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2r² माइनस, अब इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर तो अपना आएगा -r² प्लस r², ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, के क्यू अपॉन 2r³, और यहाँ अपना अंदर आ जाएगा 3r² माइनस r²। तो ये अपना आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, यानी कि हमारा जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस से कम होगी। अब दोस्तों कई बार एग्जाम में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डेंसिटी की फॉर्म में होता है ना। तो या हम इस क्यू चार्ज की जगह डेंसिटी की फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ये सॉलिड स्फीयर है इस पर टोटल चार्ज कितना है, आप कहेंगे क्यू है, मान लेते हैं इस पर जो चार्ज डेंसिटी वो है रो। तो इस क्यू और रो में क्या रिलेशन होगा, तो हम जानते हैं जो चार्ज क्यू है वो किसके बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी और इस सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। तो दोस्तों इस क्यूब की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए v इक्वल्स टू आ जाएगा, अब k अपना किसके बराबर है, आप कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू की वैल्यू है अपनी रो,
साथ में है अपना 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे अपना आ रहा है 2r क्यूब, और यहाँ है अपना 3r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, तो जो करता है उसको काटते हैं, तो आप कहेंगे 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल हुआ, यहाँ इस r³ से ये r³ कैंसिल हुआ। ठीक है, तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी V इक्वल्स टू रो बाई, यहाँ पर देखिए 3:2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नोड आ गया, और साथ में अपना आ गया 3r² माइनस r²। ठीक है, तो अगर डेंसिटी के फॉर्म में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हो तो हमारे किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही हमें याद रखना है। अब जरा इनका ग्राफ और देख लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर होती है KQ/R के बराबर। और जब हमारा पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हो यानी कि R=R हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी KQ/R के बराबर। और जब हमारा ये पॉइंट है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी KQ, और यहाँ अपना आएगा 3r² माइनस r², और नीचे अपना क्या आएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपनी 2r³। तो अब V और R के बीच में ग्राफ और बना लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं अपना पोटेंशियल है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा R है। इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर हमारा जो पॉइंट है वो इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड होगा। जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारा जो पॉइंट है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर होगा, एंड जो थर्ड कंडीशन है उसके अंदर हमारा जो पॉइंट है इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड होगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो समानुपाती है 1/r के, है ना। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन के अंदर अपना जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और जब हमारा पॉइंट P इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, KQ/R के बराबर होगी। और जब हमारा पॉइंट P है इनसाइड होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल है वो समानुपाती होगा 3r² माइनस r² के। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारा जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर आएगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे r=0 रखने पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी KQ/2r³, और यहाँ पर अपना है 3r², है ना। तो यहाँ r² यहाँ कैंसिल होगा तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, 3/2 KQ/R। दोस्तों आपने एक चीज नोट की, हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका 1.5 टाइम्स यानी कि 3/2 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कहाँ पर, हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर पर है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3/2 KQ/R। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के कारण सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ लगता है, तो हम कहेंगे हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर पर लगता है। और सबसे कम कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट पे लगता है, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।